हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटोर एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट में फीडबैक दे दिया करो, वीडियो अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, सो दैट आई गेट टू मेक बेटर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। और साथ में यार तुम लोग के अच्छे कॉमेंट्स पढ़ के मोटिवेशन भी मिल जाता है टू मेक मोर वीडियोज़। So yeah, please make sure you are commenting and liking, sharing and subscribing to my channel. So with that being said, let's start off today's session. तो स्टार्ट करते हैं विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटोर। इसके नाम पे मत जाना, डरावना सा नाम लग रहा है, आई नो, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। कैवियर टेम्पटोर इज़ अ लैटिन फ्रेज दैट ट्रांसलेट्स टू लेट द बायर बीवेयर। ये एक लैटिन फ्रेज है जो कहती है कि खरीदार खुद सतर्क रहे, बायर को खुद इतना अवेयर होने दो, इतना कॉन्शियस होने दो कि उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। घबराओ नहीं, अभी मैं समझाती हूँ, ये आपको पूरा समझ में आएगा। This means it lays the responsibility of their choice on the buyer themselves. कैवियर टेम्पटोर का कहना है कि लेट द बायर बीवेयर, मतलब बायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो खुद कॉन्शियस रहे, अपनी शॉपिंग चॉइसेस अपने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और लॉजिकल रीजनिंग लगा के करे ताकि उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। आप जब मार्केट में सामान खरीदने जाओ तो बहुत कॉशियसली जाओ, चीज़ों के बारे में पढ़ के समझ के ही शॉपिंग करने जाओ। देखिए, ये डॉक्ट्रिन कहता है कि सेलर जो है वो तो एक ओपन मार्केट में जाके अपने गुड्स डिस्प्ले कर देता है। सेलर का काम है वो तो जाके सबको दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अब बायर का काम है कि वो सारे प्रोडक्ट्स को देखे, समझे और फिर अपना बेस्ट चॉइस ले, जो उसको सबसे अच्छा लग रहा है वो प्रोडक्ट खरीदे। अ सेलर मेक्स हिज गुड्स अवेलेबल इन दी ओपन मार्केट। सेलर तो ओपन मार्केट में सारे गुड्स अवेलेबल कर देगा। The buyer previews all his options and then accordingly makes his choice. अब बायर का काम है कि वो सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझे और उस बेसिस पे अपनी शॉपिंग चॉइस करे। जब आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी लेना होता है तो आपके पास 20 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप खुद डिसाइड करते हो, राइट। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि सेलर तो अपना सारा सामान ओपन मार्केट में अवेलेबल कर देता है। अब बायर की जिम्मेदारी कि वो सबको समझे और उस बेसिस पे अपनी चॉइस बनाए। नाउ लेट्स अज्यूम दैट द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। अब मानते हैं कि आप जो हैं, आप कुछ सामान खरीद के लाए अपनी चॉइसेस में से जितना भी आपको अवेलेबल था। अब वो सामान जो है वो डिफेक्टिव या ख़राब निकलता है तो क्या होगा? डॉक्ट्रिन सेज दैट द सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, द बायर हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ही मेड। तो जो डॉक्ट्रिन है कैवियर टेम्पटोर का, ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट आपने ख़रीदा और प्रोडक्ट ख़राब निकल आया तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि आपने खुद चॉइस करी थी। 20 एंटी डैंड्रफ शैम्पू में आप हेड एंड शोल्डर्स का ही लेकर आए हैं और अगर वो ख़राब निकल गया तो आप सेलर को इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आपने खुद चॉइस की थी। इट वॉज़ योर चॉइस। ये डॉक्ट्रिन जो है, इसकी कोशिश होती है कि वो बायर को और ज़्यादा कॉन्शियस बना दे उसकी चॉइसेस को लेकर। द डॉक्ट्रिन अटेम्प्ट्स टू मेक द बायर मोर कॉन्शियस ऑफ हिज चॉइसेस। जब आपको पता होगा कि आप सेलर पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो तो फिर आप बहुत सोच समझ कर शॉपिंग करोगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू चेक द क्वालिटी एंड द यूज़फुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट ही हैज़ परचेस्ड। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपरली इधर उधर पता करे, रिव्यूज़ ले, प्रोडक्ट की क्वालिटी समझे, उसकी यूज़फुलनेस समझे और तभी जा कर के उसमें पैसा लगाए, तभी जा कर के वो प्रोडक्ट खरीद कर लाए। इफ़ द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और डज नॉट लिव अप टू इट्स पोटेंशियल, द सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब अगर प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकल आता है या फिर उतना अच्छा नहीं होता जितना बायर ने एक्सपेक्ट किया था तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो क्योंकि आपने खुद डिसीजन लिया, आपके पास बहुत चॉइसेस अवेलेबल थी। ये आपका डिसीजन है, आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते इसमें। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए बॉट अ हॉर्स फ्रॉम बी। दो बंदे हैं, ए और बी। ए जो है वो बी से एक हॉर्स खरीद के लाता है। ए वॉन्टेड टू एंटर द हॉर्स इन अ रेस। टर्न्स आउट द हॉर्स वॉज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग अ रेस ऑन अकाउंट ऑफ बींग लेम। अब ए जो है वो चाहता था कि वो इस घोड़े को रेस में दौड़ाए, बट ये जो हॉर्स है जो उसने बी से ख़रीदा है वो दौड़ने के केपेबल ही नहीं है क्योंकि वो दिमाग से मेंटली स्टेबल नहीं है। बट ए डिड नॉट इन्फॉर्म बी ऑफ हिज इंटेंशंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हॉर्स खरीदते समय
ए ने बी को ये बात नहीं स्पेसिफाई की थी कि उसको हॉर्स रेस में दौड़ाने के लिए चाहिए. सो बी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स ऑफ द हॉर्स. द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर विल अप्लाई. तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर कहता है कि ए जो है इस केस में बी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जब ए घोड़ा खरीदने गया उसने बी को बताया ही नहीं कि किस पर्पस के लिए ख़रीदना है, तो बी तो कुछ भी दे देगा ना उसको. बी को पता होना चाहिए. अगर वो स्पेसिफाई करता कि रेस में दौड़ाने के लिए चाहिए और तब बी खराब हॉर्स देता, तब तो समझ में आता है कि आप सेलर के अगेंस्ट केस कर सकते हो या फिर कॉम्पनसेशन मांग सकते हो. बट जब आपने सेलर को बताया ही नहीं तो आप उससे किस बात का कॉम्पनसेशन मांगोगे. तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर यही कहता है कि जब बायर के पास चॉइसेस हैं और बायर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो फिर वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता है अपनी परचेज़ को लेकर, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास चॉइसेस थी, आपको अच्छे से देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, तभी पैसा लगाना चाहिए था. अब आपने नहीं समझा, नहीं देखा, नहीं स्पेसिफाई करा कि आपको क्या चाहिए, तो ये आपकी गलती है, सेलर की गलती नहीं है. अब आप सोच रहे होगे यार ये तो बड़ा ख़राब डॉक्ट्रिन है, हम सेलर को तो ब्लेम कभी कर ही नहीं सकते, वो मुझको ख़राब सामान देता रहे तब भी. तो देखो ऐसा नहीं है, ये डॉक्ट्रिन गलत नहीं है. ये बस ये बताना चाहता है कि जब आप सामान खरीदने जाओ आपके पास ऑप्शंस है तो बहुत सोच समझ के जाओ, और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको भी ध्यान में रखते हैं. तो 3 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बायर जो है वो सेलर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकता है. द बायर कैन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेलर इफ़ 3 फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. कौन सी कंडीशंस है देखिए. इफ़ द बायर शेयर्स विद द सेलर हिज पर्पस फॉर द परचेज. अब बायर जो है वो स्पेशली जा कर के सेलर को बता रहा है कि इस काम के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए, और सेलर उसको फिर भी सही प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की ही होगी, बायर की नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ए हॉर्स ख़रीदने गया, अगर ए बी को पहले से बताता कि उसको रेस में दौड़ाने के लिए हॉर्स चाहिए और बी फिर भी ख़राब हॉर्स देता, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, बी की है, ए की नहीं. सेकेंड पॉइंट कहता है बायर रिलाइज ऑन द नॉलेज एंड और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ऑफ द सेलर. अब देखिए, आप कुछ टेक्नोलॉजिकल सामान, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान खरीदने जा रहे हो और आप एकदम ले मैन हो, आपको कुछ नहीं आता. आप सपोज़ एक फ़ोन खरीदने जा रहे हो, और जब आप जाते हो तो सेलर आपको बहुत से उस फ़ोन के फ़ीचर्स बता रहा है और बहुत चीज़ें बताता है कि इतना अच्छा कैमरा है, इतनी अच्छी रैम है, ये है, वो है. और जब आप घर आते हो तो आपको पता चलता है ये सब चीज़ें हैं ही नहीं. तो ऐसे केस में भी सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज थी नहीं, जो सेलर ने आपको बताया वो मान करके आप वो प्रोडक्ट ले आए. तो अब अगर प्रोडक्ट सही नहीं निकलता है तो ये भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, ये तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी बातों में ला करके बायर के साथ धोखाधड़ी करी. तो सेकेंड केस में भी वही है. इफ़ द बायर रिलाइज ऑन द नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सेलर, तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अगर आप सेलर की बात मान करके चीज़ खरीद रहे हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, फिर आपकी नहीं है. और थर्ड कहता है इफ़ द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन दैट द सेलर सप्लाइज इन हिज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो सेलर जो है वो नॉर्मली कुछ बिजनेस करता है. जैसे कोई बंदा है वो नॉर्मली सिल्क की साड़ियाँ बेचता है और पूरे फेमस है पूरे एरिया में, सबको पता है, सबको डिस्क्रिप्शन पता है इसके प्रोडक्ट का कि ये प्योर सिल्क की साड़ियाँ बेचता है. अब आप उससे एक साड़ी खरीदने जाते हो और वो आपको प्योर सिल्क की साड़ी की जगह रेयॉन की साड़ी दे देता है, और बाद में आपको पता चलता है कि ये साड़ी प्योर सिल्क की नहीं है, रेयॉन की है. तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, आपकी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा है कि वो प्योर सिल्क की साड़ियाँ देता है, सबको पता है, पूरे मोहल्ले में सबको पता है कि ये प्योर सिल्क की साड़ियाँ बेचता है. तब ये उसने आपके साथ फ्रॉड करा अगर उसने आपको रेयॉन दी. तो इस केस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी, बायर की नहीं. इसमें सेलर आपसे नहीं कह सकता कि आपको ख़रीदते समय देखना चाहिए था, क्योंकि आप यही बोलोगे ना कि आपको तो यही पता था कि पूरे एरिया में मशहूर है, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हो कि 100% सिल्क है, तो आपने रेयॉन दिया है, तो ये फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वरना आपको हर जगह ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो. तो ऐसे केस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है. तो अभी तक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर में ये समझा कि जब बायर कोई चीज़ खरीद रहा है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत स्टडी करके ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ दिक्कत हुई तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है.
बट इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस जिसमें बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालेगा, सेलर पे। तो अभी हमने अभी भी 3 पॉइंट्स पढ़े थे, अब एक्सेप्शंस देख लेते हैं। 7 एक्सेप्शंस मैंने दिए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर हैज सर्टेन स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। पहला है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस। When the buyer informs the seller of his purpose of buying the goods, it is implied that he is relying on the seller's judgment. तो देखिए ये पॉइंट वही है जो मैंने अभी डिस्कस करा था। ये कहता है कि अगर बायर जो है वो सेलर को बता रहा है कि उसको किस काम के लिए ये सामान चाहिए, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वो सेलर पे रिलाय कर रहा है कि सेलर उसको सही चीज़ देगा। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर देन टू इंश्योर द गुड्स मैच देयर डिज़ायर्ड यूसेज। तो अब ऐसे केस में सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको ऐसा सामान दे जो बायर के डिज़ायर्ड यूसेज के लिए ही हो, जो बायर के काम आ सके। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर पे डाल सकता है कि मैंने इसको बताया था मुझे ये चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, इसने फिर भी सही सामान नहीं दिया है, तो ये गलती सेलर की है। इसमें हम लोग वही हॉर्स वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए जो है वो बी से हॉर्स खरीद रहा है। ए ने पहले से बता दिया कि रेस में दौड़ाने के लिए हॉर्स चाहिए, और बी जो है वो फिर भी ख़राब सा, वीक सा, बीमार सा घोड़ा उसको दे रहा है। तो अब ये गलती तो बी की हुई ना, क्योंकि ए ने पहले से अपना पर्पस बता दिया था। ए ने क्लियरली स्पेसिफाई करा था कि रेस में दौड़ाने के लिए ही हॉर्स चाहिए। तो ऐसे केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी कि उसने उसको ख़राब सामान क्यों दिया, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि उसको रेस में दौड़ाने के लिए हॉर्स चाहिए था। तो ये पहला एक्सेप्शन है, फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस। अब सेकेंड एक्सेप्शन है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है व्हेन द बायर बाइज द गुड्स बेस्ड ओनली ऑन द डिस्क्रिप्शन देयर विल बी एन एक्सेप्शन। अब अगर बायर जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ करके चीज़ खरीद रहा है, आप कोई अमेज़ोन से चीज़ खरीद रहे हो और आप डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ पढ़ रहे हो, और जब आपके पास वो चीज़ आती है तो आप देखते हो कि डिस्क्रिप्शन से एकदम मैच ही नहीं हो रहा है। तो इफ़ द गुड्स डू नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन देन इन सच अ केस द सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स। अब ऐसे केस में अगर गुड्स जो है, जो सामान आया वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, क्योंकि उसने मिसलीड करा बायर को, उसने गलत डिस्क्रिप्शन डाला, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसने गलत डाला और बायर ने उस डिस्क्रिप्शन से इन्फ्लुएंस होकर परचेज़ किए। तो ऐसे केस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। अब थर्ड एक्सेप्शन है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। ये कहता है, सेक्शन 16 कहता है, स्टेट्स दैट द सेलर हु इज सेलिंग गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन हैज़ अ ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी दैट इज़ केपेबल ऑफ पासिंग द मार्केट स्टैंडर्ड्स। तो ये कहता है कि वो सेलर जो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सामान बेच रहा है, उसका सामान ऐसा होना चाहिए जो मार्केट स्टैंडर्ड्स को पास करे। आप अगर अमेज़ॉन से कुछ चीज़ खरीद रहे हो और डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ के लिया है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास आए वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से तो मैच होना ही चाहिए, साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि वो मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को पास कर सके। इफ़ द गुड्स आर नॉट ऑफ मार्केटेबल क्वालिटी देन द बायर विल नॉट बी द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट विल बी द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर गुड्स जो हैं, जो सामान आपके पास आया वो मार्केटेबल क्वालिटी का नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बेचा जाने लायक, तो फिर ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बायर तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के सामान खरीद रहा है। अब आप उसको इतना ख़राब सामान दे रहे हो कि वो मार्केटेबल क्वालिटी का भी नहीं है, तो ये गलती सेलर की है। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका सेल बाय सैम्पल। ये कहता है, इफ़ द बायर बाइज हिज गुड्स आफ्टर एग्जामिनिंग अ सैम्पल देन द रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर विल नॉट अप्लाई। मतलब अगर बायर जो है वो किसी दुकान पे जाता है, उसको बल्क में सामान चाहिए और वो सेलर से कहता है कि मुझे एक बार सैम्पल दिखा दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ख़रीद लूँगा। तो अगर वो सैम्पल को देख करके, परख करके, समझ करके वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, और if the rest of the goods do not resemble the sample, the buyer cannot be held responsible। तो अब घर आकर के वो देखता है कि सेलर ने सैम्पल कुछ और दिखाया था और सामान कुछ और दे दिया है, सैम्पल से सामान मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की है, बायर की नहीं है। आप तो अपनी तरफ से देख करके, समझ करके आए थे, आपने सैम्पल भी देखा, आपने सब कुछ समझा, आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया, बट सेलर ने क्या करा, आपके साथ धोखाधड़ी करी। उसने सैम्पल तो अच्छा दिखाया पर सामान अच्छा नहीं दिया, तो ये गलती भी सेलर की है एंड सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। इन दिस केस द सेलर विल बी द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल।
वैसे तो बहुत ईजी एक्सेप्शन है, पर एग्जाम्पल ले लिया है मैंने एक। ए प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर 50 टॉय कार्स विद बी। ए जो है वो बी के पास जाता है और कहता है मुझे 50 टॉय कार्स चाहिए। ही चेक्स वन सैम्पल वेयर द कार इज़ रेड। एक सैम्पल चेक करता है और देखता है कार जो है वो लाल रंग की है। द रेस्ट ऑफ द कार्स टर्न आउट ऑरेंज। अब घर आता है, पैकेट खोलता है, देखता है बची हुई कार्स ऑरेंज कलर की हैं। हेयर द डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई एंड बी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने सैम्पल रेड कलर का दिखाया और बची हुई कार्स आप ऑरेंज कलर की दे रहे हो, तो ये सेलर की गलती है, बायर की नहीं। अब ये नेक्स्ट एक्सेप्शन पिछले दो एक्सेप्शन को मिला के बना दिया है, बहुत ईजी है ये भी। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पल, नाम से ही आपको समझ आ गया होगा। इफ़ द सेल इज़ डन वाया सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, द बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ द गुड्स डू नॉट रिजेंबल द सैम्पल और द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, सेलर आपको सैम्पल दिखाता है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है कि ये चीज़ें हैं, ये स्पेसिफिकेशंस हैं और ये इसका सैम्पल है, और आप घर आके देखते हो कि जो सामान आप ख़रीद के लाए वो ना ही सैम्पल से मैच हो रहा है, ना ही डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है, तो ये भी आपकी गलती थोड़ी है, ये तो सेलर की गलती है कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फॉल ऑन द सेलर। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी, बायर की नहीं होगी। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन भी बहुत इजी है, यूसेज ऑफ ट्रेड। देखिए, जब आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ ट्रेड में आ रहे हो, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की अच्छी होगी। देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी अबाउट द क्वालिटी और द फिटनेस ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स। तो अगर आप किसी बाहर के सेलर से ट्रेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बल्क में सामान ले रहे हो, तो आपके बीच में ऑलरेडी एक कंडीशन इम्प्लाइड होती है। ये ऑटोमेटिक समझा हुआ होता है कि जो सामान आपके पास आएगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, मार्केटेबल स्टैंडर्ड्स का होगा। तो अगर सेलर जो है, सेलर डेविएट्स फ्रॉम दिस, देन द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टोर सीजेस टू अप्लाई। तो अगर सेलर जो है वो आपको सही सामान नहीं दे रहा है, ख़राब सामान दे रहा है, मार्केटेबल कंडीशन का नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की है, आपकी नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन एन ऑक्शन ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ अ शिप। तो कोई बंदा है बी, उसके पास एक शिप का कुछ सामान था, और उसने ऑक्शन लगाया। तो एक दूसरा बंदा आता है उसके पास ए, और वो जो है वो उससे सामान खरीद लेता है। बट बी डिड नॉट इन्फॉर्म ए द कॉन्टेंट्स वर सी डैमेज्ड। पर बी ने सामान बेचते समय ए को ये नहीं बताया कि ये जो शिप का जो पार्ट्स है मेरे पास, ये सी डैमेज्ड हैं, ये सी से डैमेज हो चुके हैं। सो द रूल्स ऑफ डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई हेयर। तो यहाँ पर कैविएट एम्प्टोर के रूल्स नहीं लगेंगे, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये सोलली सेलर की गलती है कि उसने क्लैरिफाई नहीं करा सामान बेचते समय कि सामान सही नहीं था, डैमेज था। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ द सेलर। फाइनली आपका लास्ट और बहुत ऑब्वियस एक्सेप्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। ये कहता है, इफ द सेलर ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ द बायर बाय फ्रॉड, देन कैविएट एम्प्टोर विल नॉट अप्लाई। तो अगर सेलर जो है वो फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपको कुछ सामान बेच रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। बायर को कहाँ से पता होगा कि सामान सही नहीं है? जो सेलर बता रहा है वो उसने मान लिया। तो यहाँ पर भी कैविएट एम्प्टोर नहीं अप्लाई होगा, गलती सेलर की होगी। If the seller conceals any material defects of the goods which are later discovered on closer examination, then again the buyer will not be responsible. और ऐसा भी है कि अगर सेलर जो है वो कुछ सामान बेच रहा है और उसने छुपा लिया, जैसे सेलर ने आपको फ़ोन बेचा और उसने ये बात छुपा ली कि ये फ़ोन हैंग होता है, तो बाद में जब आप फ़ोन यूज़ करोगे और आपको पता चलेगा कि फ़ोन हैंग हो रहा है, तो ऐसे केस में भी गलती सेलर की है, क्योंकि उसको बताना चाहिए था आपको ये बात सामान बेचते समय, बट उसने नहीं बताई, तो सेलर विल बी गिल्टी। या तो सेलर जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, झूठ बोल के आपको प्रोडक्ट बेच दे, या फिर कोई बात छुपा ले कि इस प्रोडक्ट में ये गलती है। तो इन दोनों केसेस में भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में भी गलती सेलर की होती है, बायर की नहीं। So with this we have come to an end of our video. So thank you so much everyone for watching. I hope video आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फीडबैक देना यार कमेंट करके। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स. So thank you so much for watching, and also thank you once again for 1.5k subscribers. They mean a lot to me. Thank you everyone.